हेलो बेटा। अपन लोग जो है आज डी ब्लॉक पे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, डी ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो डी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ ग्रुप 3 to 12। तो इसमें जो ग्रुप आते हैं कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 3 से लेकर के 12 तक ग्रुप चलता है। इन विच डी ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन ईच ऑफ द 4 लॉन्ग पीरियड्स। ये आगे चल के अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो द मेनली 4 सीरीज आर देयर। पहला 3D सीरीज होता है जो स्कैंडियम से जिंक तक जाता है। दूसरा 4D सीरीज होता है जो यट्रियम से कैडमियम तक जाता है। फिर 5D सीरीज होता है जो कि लेंथेनम से हाफेनियम टू Hg जाता है। मतलब लेंथेनम के बाद हाफेनियम आता है, हाफेनियम के बाद Hg आता है, बीच में जो है 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट 14 आ जाते हैं ना। फिर 6D सीरीज है जो कि हैज एक्टिनम एंड एलिमेंट फ्रॉम रदरफोर्डियम टू कॉपर्निशियम। ठीक है। 2 सीरीज आर देयर। एक होती है आउटर ट्रांजिशन सीरीज और एक होती है इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो इससे करके अपन 2 सीरीज होती है। आउटर ट्रांजिशन सीरीज में डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज में एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी 2 होते हैं, 4F की सीरीज होती है और 5F की सीरीज होती है। आगे चल के अपन इस पर बात करेंगे और पता लगाएंगे चीजों के बारे में। ठीक बेटा। ओरिजिनली जो नाम था ट्रांजिशनल मेटल वो कहाँ से आया, तो चूंकि जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक जाते हुए डी ब्लॉक पड़ता था, इसलिए ट्रांजिशनल मेटल इसको बोल दिया गया था। बाद में जो है बोर्ड ने इसकी एक नई डेफिनेशन दी और उस नई डेफिनेशन में जो है वो अलग बात कही गई कि ट्रांजिशनल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनकी नॉर्मल स्टेट या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिनकी नॉर्मल या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि हम देखें तो उनके जो शेल्स होते हैं, आउटर 2 शेल्स होते हैं, वो इनकम्प्लीट होते हैं। इसको मैं और आपसे बात करूंगा या अभी भी बात कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो यदि हम डेफिनेशन देखें, जो आज की डेफिनेशन है वो क्या है, तो आज की जो डेफिनेशन है ट्रांजिशनल एलिमेंट की वो ये है कि जिसका अल्टीमेट अल्टीमेट और पेनल्टीमेट पेन अल्टीमेट शेल दो इनकम्प्लीट हो इन देयर नॉर्मल और एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें, मान लो मैं बात कर लेता हूं किसकी, Mn की बात कर लेता हूं। तो Mn में लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 3p6 3d5 4s2। तो इसका आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि इनकम्प्लीट है क्योंकि 4p 4d सब खाली पड़ा हुआ है। और इसको भी देखा जाए तो 3p6 है, 3s2 है और 3d5 है, तो इसका d भी खाली पड़ा हुआ है। तो इसके आउटर 2 शेल है, ये अल्टीमेट है और ये पेनल्टीमेट है, ये खाली है इन देयर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। ठीक है। हम कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर में 3d10 आ जाएगा। आप लोगों को पता है इस बात का कि जब हम कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर में यहाँ पर क्या होगा, 3d10 आ जाएगा। तो कॉपर में हमने देखा कि 3d10 आ गया, तो मैंने यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 3d10 कर दूंगा। अब देखो, तो इसमें आउटर शेल में 4s2 है और अंदर कितना है, 3s2 है, 3p6 है और 3d10 है। करेक्ट है। तो इसके हिसाब से देखें तो इसका आउटर तो इनकम्प्लीट है लेकिन इनर कंप्लीट है। लेकिन डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन यही है कि इन देयर नॉर्मल और एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यदि इनकी अपन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, कॉपर +1 और कॉपर +2। तो जब आप +2 देखोगे तो 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे 4s1 था, 4s1 3d10, तो 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन तो ये चला ही जाएगा, साथ में एक इधर से जाएगा तो 3d9 हो जाएगा। तो ये भी इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट, हेंस द कॉपर लाइज इनटू द कैटेगरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन गिवन बाय द बोर्ड। अब जिंक की बात करते हैं। जिंक की बात करें तो जिंक में यदि देखोगे तो जिंक होता है 4s2 और 3d10, इधर आ जाएगा 3p6 और ये आ जाएगा 3s2। ये आउटर 2 शेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके लिए लिखा है। नाउ चेक दिस, जिंक दो ही जिंक या तो 0 में रहेगा या फिर जिंक प्लस प्लस में रहेगा, है ना। जिंक +3 होता नहीं है। तो देयरफॉर ये यदि 2 चले भी गए तो भी ये कंप्लीट है। तो आउटर तो इनकम्प्लीट है लेकिन इनर वाला जो है, जो पेनल्टीमेट शेल है, वो कंप्लीट है। तो चूंकि पेनल्टीमेट शेल कंप्लीट है तो इट विल नॉट क्वालिफाई द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट। सो अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड अननबियम डू नॉट क्वालिफाई द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट। आई सपोज दैट आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ा इसको और बड़ा कर लिया जाए। Now, let us come on to the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले स्कैंडियम वाले में देखते हैं। यहाँ पर दो एक्सेप्शन होते हैं, एक एक्सेप्शन क्रोमियम है 4s1 3d5 और दूसरा है कॉपर 4s1 3d10। इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है सच। तो ये दो एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं एग्जाम में, मतलब इनके आने की सबसे ज्यादा संभावना यदि एक्सेप्शन में देखा जाए तो, है ना। इसके बाद ऊपर यदि आप इसकी सेकंड सीरीज देखोगे तो सेकंड सीरीज में दो नॉर्मल है, यट्रियम यट्रियम जिरकोनियम और आखिरी में जाकर के कैडमियम। इसके अलावा सब एक्सेप्शन देखा जाए तो दिस इज एक्सेप्शन, दिस इज एक्सेप्शन, दिस इज एक्सेप्शन, दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज एक्सेप्शन। ठीक है बेटा, हालांकि ये एनसीईआरटी है लेकिन देखा जाए तो कुछ जगह पर जो है अब नई एनसीईआरटी में ही आप देखोगे कि एमएन के नीचे आई सपोज मोलिब्डेनम इज देयर, तो ये 4s2 और 4s2 और इसको वो लिखते हैं 4s2 टेक्नीशियम को, और 5s2 सॉरी 5s2 4d5, ये कुछ एनसीईआरटीज में नई में ये लिखा हुआ है, ज्यादा लॉजिकल लगता है ये देखने में। ठीक है बेटा, तो यदि ये आता है तो ये ज्यादा करेक्ट होगा, ये पुरानी एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि थर्ड सीरीज में जाएं तो लेंथेनम, लेंथेनम के बाद सीधा हाफेनियम आ जाता है क्योंकि बीच में जो है 58 से लेकर 71 तक 4f सीरीज आ जाती है। इसके बाद में यदि हम देखें तो इसमें कौन कौन से एक्सेप्शन, इसमें जितने महंगे वाले होते हैं सब एक्सेप्शन है, तो महंगे दो ही होते हैं, प्लेटिनम और ए, जो हमारे नोन वर्ड में महंगे हैं। वैसे तो कोई भी महंगा हो सकता है, जो कम मिलेगा ज्यादा महंगा होगा, लेकिन हमारे नोन वर्ड में हम क्या देखते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम दो चीजें हमको महंगी मिलती है, बाकी तो अपन पहनते नहीं आभूषणों के रूप में। तो प्लेटिनम और एयू जो है ये दो एक्सेप्शन हो गए, ठीक है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है और बाकी सब में दो दो इलेक्ट्रॉन 6s में जाते हैं, बाकी डी में बचे हुए इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। यदि आप 6d सीरीज में देखोगे तो एक ही एक्सेप्शन है, वो राहुल गांधी है, ये रोटेंजिनियम, और ये एक आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो आई सपोज दैट एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस मच। तो एक्सेप्शन कितने हो गए? यदि आप 3d सीरीज में देखते हैं तो क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन थे। यदि आप 4d सीरीज में देखते हैं तो 2, 3 और 4 नॉर्मल थे, इसके अलावा सब एक्सेप्शन थे। शुरू के दो Mn के नीचे टेक्नीशियम और इधर कैडमियम, ये नॉर्मल थे, बाकी सब एक्सेप्शन थे। यदि आप 5d सीरीज में जाओगे तो दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर वो है प्लेटिनम और गोल्ड। जबकि आप 6d सीरीज में जाओगे तो वहां पर एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का नाम आपको याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, ठीक है, तो आगे बढ़ो। Now let us come on to the general properties of transitional element. जनरल प्रॉपर्टीज हम ट्रांजिशनल एलिमेंट की कुछ हद तक देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज हम देखेंगे वो देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसके लेटाइस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कैसे होते हैं। आसान है, मतलब यदि देखा जाए वैसे इसको इतना रटने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई पूछता है तो अपन अभी के अभी याद कर लेते हैं, कोई बड़ी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, वैसे आने की संभावना एग्जाम में बहुत कम है। यदि शुरू के 4 देखे जाए, या स्कैंडियम से लेकर के टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यदि शुरू के 4 आप देख लो, ये वाले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम वाले, ये बीसीसी है, बीपीएस केमिस्ट्री क्लासेस, याद हो जाएगा इससे। बीपीएस मेरा नाम है, बीपीएस केमिस्ट्री क्लासेस, बीसीसी है शुरू के 4, ठीक है। अच्छा, शुरू के 2 बीसीसी के अलावा एचसीपी भी हैं, तो शुरू के 2 एचसीपी भी हैं और बीसीसी भी है, तो शुरू के 4 में बीसीसी चल गया, इधर तीनों है लेंथेनम में। अब बीसीसी को छोड़ दो, इसके बाद आ जाओ एचसीपी पर। तो एचसीपी पहला वाला, दूसरा वाला एचसीपी है, पहले 2 एचसीपी हैं और उसके बाद में जो एचसीपी आता है वो आता है इधर आयरन में और कोबाल्ट वाले में, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो यदि आप देखो तो 1 2 6 7, ये इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो,
3 4 5, या फिर आपको इससे कंफ्यूजन होता हो कभी, आप उसको मतलब ग्रुप वाइज याद रखना चाहते हो तो आप ग्रुप वाइज ऐसे याद रख सकते हो कि यू कैन राइट हियर कि फिर ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा। वैसे ऐसे ही याद करूंगा, ऐसे सही है। ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो यू विल हैव 1 2 3 4 5, दिस इज 6 एंड 7, सो दिस इज 6, दिस इज 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एचसीपी हो गया, और उसके बाद एचसीपी जो आता है वो आता है कहां पर, 10। ये आ गया एचसीपी। बचे हुए क्या हो जाएंगे, सीसीपी हो जाएंगे। तो शुरू के 4 बीसीसी थे, शुरू के 2 साथ में एचसीपी भी थे। इसके अलावा हमने देखा एचसीपी कहाँ था, 1 2 3 4 5, 5 में एचसीपी था, 6 में एचसीपी था, तो 5 में था और 6 में था, इधर लिखने में गलती हो गई है, दिस इज 5, दिस इज 6, 1 2 3 4 5, और ये 6, 6 में था। और उसके बाद में हमने देखा एचसीपी कहां पर है, आखिरी में एचसीपी है 10th। ठीक है ना, एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे कि हम यहाँ देखें, यहाँ तीनों ही आ रहे हैं। यहाँ पर देखें तो एक्स टाइप का एक स्ट्रक्चर है, टिपिकल स्ट्रक्चर बीसीसी और सीसीपी भी है। एचजी में सिर्फ एक्स, थोड़ा बहुत इसको अपन रिमेंबर कर ले, वैसे एग्जाम में आने की उम्मीद बहुत ही रेयर है। इस टाइप के शुद्ध रट्टाफिकेशन के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं सच। ठीक है ना, लॉजिक से भी कुछ कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि शुरू में एटम्स के साइज थोड़े से बड़े हैं, तो ऑब्वियसली पैकिंग थोड़ी सी कम है, तो अपन बोल सकते हैं वहां पे बीसीसी पैकिंग है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मोर एफिशिएंट टाइप ऑफ पैकिंग होती जा रही है। आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, बीसीसी में 68% पैकिंग होती है, और बाकी एचसीपी और सीसीपी में 74% तक पैकिंग होती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो ट्रांजिशनल मेटल जिंक कैडमियम एजी आर वेरी हार्ड। ओके ठीक है, ट्रांजिशनल मेटल विद एक्सेप्शन टू जिंक कैडमियम एंड एजी आर वेरी हार्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मेटलिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। मेटलिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है ट्रांजिस्टर एलिमेंट में, जिसके कारण उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली काफी हाइयर होते हैं। लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी की बात करें तो वहां पे लोअर होते हैं। तो रीजन क्या है भाई, ट्रांजिस्टर एलिमेंट में क्या होता है, न सिर्फ मेटलिक बॉन्डिंग है, बल्कि क्या होता है, देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण देयर इज पार्शियल काइंड ऑफ ओवरलैपिंग एज वेल। तो क्या हो रहा है कि चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन चालू हो जाएगा, किनके बीच में, जहां ऑर्बिटल्स के बीच में। तो देयरफॉर एक टाइप की बॉन्डिंग हो जाएगी, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी। एक्सेप्ट एमएन में, एमएन में क्या होता है, एमएन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको ज्यादा दे रहने का, लेकिन होता क्या है, एमएन में दैट बिकम्स हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो बॉन्डिंग कम हो जाती है, बॉन्डिंग कम हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट नीचे चला जाता है। तो इसलिए आप देखो, जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा तब तक जो है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता गया, उसके बाद एमएन पे डिप मारा, फिर ऊपर गया एफई कोबाल्ट प्लेटिनम, और फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम ही होते जा रहे हैं, तो नीचे ही जाता जा रहा है कॉपर और एजी पर, और नीचे चला गया। आई सपोज इट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू ऑल गाइस। ठीक, चलो अब यदि इस सीरीज को आप देखो 4D सीरीज को, तो 4D सीरीज में भी सेम चीज आपको दिखाई दे रही है, पहले ऊपर गया है और उसके बाद में टेक्नीशियन भी नीचे आ गया है। अगेन द सेम फिनोमेना इज देयर। और यदि मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर भी आप देखो तो आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इंटरेस्टिंगली ये दिखाई देगा कि लोअर डाउन द ग्रुप जाने में मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली बढ़ रहा है, तो ज्यादा सीरियस मेटेलिक बॉन्डिंग हो जाती है नीचे जाने पर, बिकॉज ऑफ इज द मेल्टिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो आप देखो कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो नोट करने लायक बातें यहाँ पर क्या क्या है वो समझ लो। एक बात यहाँ पर नोट करने लायक ये है भाई कि जो है क्रोमियम तक बढ़ता है, एमएन पे जाके डिप मारता है। क्यों मारता है डिप, क्योंकि हाफ फिल्ड होता है, उसके बाद फिर बढ़ता है, फिर गिरना चालू हो जाता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लग जाती है। ठीक, लोअर डाउन द ग्रुप जाने में मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ मोर सीरियस काइंड ऑफ metallic bonding now. ये हीट ऑफ एटमाइजेशन का है कुछ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सच, इसलिए हम उस पर ज्यादा विचार नहीं कर रहे हैं। अब आप यदि इन जनरल देखोगे तो वही चीज चल रहा है, डेल्टा एच जैसे ट्रेंड ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बात वही चल रही है कि शुरू में क्रोमियम तक बढ़ रहा है, उसके बाद में डिप मार रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, रीजन उसका सिंपल है, और रीजन सिंपल आप समझ रहे होगे क्या रीजन है, कि हाफ फिल्ड होने के कारण बॉन्डिंग कम हो जाएगी। जब बॉन्डिंग कम हो जाएगी तो हीट ऑफ एटमाइजेशन भी कम हो जाएगी। हीट ऑफ एटमाइजेशन आप जानते हो, सॉलिड स्टेट में कोई चीज है उसको आप एटॉमिक स्टेट में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, उसमें जो आपको हीट देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं अपन हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे चीजें सॉलिड स्टेट में ही, तो अपन उसी के आधार पर हीट ऑफ एटमाइजेशन जो डिफाइन कर रहे हैं। ठीक ना, चल नाउ
और हीट ऑफ एटमाइजेशन में भी आप देखोगे लोअर डाउन द ग्रुप जाने पे हीट ऑफ एटमाइजेशन जो है बढ़ रहा है। यदि आप देखो तो ये हरा वाला ग्राफ, ये नीला वाला ग्राफ, लाल वाला ग्राफ, तो उसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लोअर डाउन द ग्रुप जाने पर हीट ऑफ एटमाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है। तो जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप पढ़ते जाओ, उससे ज्यादा और बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक। फिर वेरिएशन इन दी एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस, वेरिएशन क्या है एटॉमिक और आयनिक साइज में। तो यदि हम देखें तो हमारे पास एक 3D सीरीज है, एक 4D सीरीज है, एक 5D सीरीज है। तो 3D से 4D जाते हुए साइज जो है तो बढ़ता है, 4D से 5D जाते हुए साइज ज्यादा नहीं बढ़ता ड्यू टू फिनोमेना कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो आपके पीरियोडिसिटी चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया, एक बार मैं हल्का सा बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में फिल होता है, इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जब फिल होता है तो अच्छी स्क्रीनिंग वो नहीं करता है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड शेप ऑफ द एफ सबशेल, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है। साइज में कॉन्ट्रैक्शन आने का असर ये आता है कि हम जब जिरकोनियम से हाफेनियम की तरफ आते हैं, यदि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लेंथेनम है, यहाँ पर वी हैव सॉरी यट्रियम, जिरकोनियम एंड सॉरी कचरा कर दिया मैंने, मुझे माफ करिएगा आप। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ से, ठीक है। आई हैव गॉट स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद में यट्रियम, यट्रियम के बाद में लेंथेनम, और यहाँ पर देखा जाए तो टाइटेनियम है, यहाँ पर जिरकोनियम है और यहाँ पर हाफेनियम है। तो यदि आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो हम लेंथेनम से हाफेनियम की तरफ गए हैं तो एक्चुअली जो है वो हमने और यट्रियम से जिरकोनियम की तरफ गए हैं, तो इन दोनों के साइज में यदि अंतर देखा जाए जिरकोनियम हाफेनियम के, तो इसका साइज जो है वो 160 पीएम आता है, इसका साइज 159 पीएम आता है, 1 पीएम छोटा आ रहा है साइज। तो ये बात तो एक आश्चर्यजनक बात होगी ना कि लोअर डाउन द ग्रुप जाने पे साइज तो बढ़ना चाहिए, तो साइज घट कैसे गया, बल्कि साइज घट गया या साइज ऑलमोस्ट सेम रहा, क्योंकि 5D और 4D और 5D सीरीज के साइज लगभग सेम रहते हैं। तो क्यों ऐसा हुआ, ये साइज क्यों जो है वो इतना कम है, तो दैट इज ड्यू टू द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है कि जब आप लेंथेनम से हाफेनियम की तरफ जाते हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसमें हर इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में भरता है, और एफ सबशेल में भरा हुआ इलेक्ट्रॉन अच्छी स्क्रीनिंग नहीं करता, उससे अच्छी स्क्रीनिंग नहीं करने के कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होने से साइज जो है ज्यादा नहीं बढ़ पाता है और जिरकोनियम हाफेनियम का साइज लगभग बराबर हो जाता है। ये ट्रेंड आगे भी पूरे डी ब्लॉक में चलता रहेगा कि 4D और 5D के मेंबर्स का साइज लगभग लगभग समान होगा। खैर, ओके गाइस, चल नाउ साइज की बात कर रहे हैं, ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियाई और ट्रांजिशनल मेटल। मैं आपको इसके साइज के बारे में ज्ञान देता हूं, अपन इस पे चलते हैं, इसमें हम साइज भी देख लेंगे और रिलेटिव कंपैरिजन भी देख लेंगे। ये टेबल जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें देखना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, देखेंगे नहीं। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हम देख चुके हैं, आपने देखा था कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ा था, हालांकि यहाँ पे ट्रेंड बहुत अजीब टाइप के ट्रेंड है कि वेनेडियम में बहुत मतलब ज्यादा हो रहा है, क्रोमियम में कम हो रहा है, तो ये शुद्ध रट्टाफिकेशन है, इसको याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब आए अपन आयनाइजेशन एनर्जी पे, तो इसका भी अपना एक ट्रेंड है। आप आगे चल करके ये आएगा तो मैं वहीं पे आपसे इसका डिस्कशन कर दूंगा। मेटेलिक रेडियाई जो है, देखो यदि आप रेडियाई की बात करो तो रेडियाई, मेटल के रेडियाई की बात करोगे तो मेटल के रेडियाई ऐसे चलते हैं, साइंस टीचर, साइंस टीचर झकास मन वाली, झकास मन वाली, कचरा कूड़ा फेंको नी, फेकोनी, साइंस टीचर, स्कैंडियम टीचर टाइटेनियम, झकास जिंक मन एमएन वाली वेनेडियम, कचरा सीआर कूड़ा कॉपर फेकोनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ द रेडियाई, और जिंक और एमएन का रेडियाई अप्रोक्सीमेटली सेम है। सो दिस इज साइंस टीचर झकास मन वाली कचरा कूड़ा फेंको नी। ये 3D सीरीज का साइज का ऑर्डर हो गया। आई सपोज दैट आप लोग इसको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आई, ठीक है ना। जहां तक आयनिक रेडियाई का सवाल है, आयनिक रेडियाई में रेगुलर ग्रेडेशन होता है, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे रेडियाई घटता है, वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो। और कहीं यदि कोई वेरिएशन आ रहा है, जैसे कि इधर वेरिएशन आ रहा है +2 में +3 में,
82 गया, 82 गया, फिर वेरिएशन आया, तो दैट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। नॉर्मल ट्रेंड आयनिक रेडियाई का जो भी चलता है वो ये है कि भले एक्सेप्शंस हो नॉर्मल उसमें, मतलब मेटल के अंदर, लेकिन नॉर्मली आइंस के अंदर कोई एक्सेप्शन एज सच नहीं होते हैं। जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे साइज छोटा होता जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दो, इतना फैक्चुअल एग्जाम में नहीं आता है। तो आप ऑब्वियसली इनके रेडियाई वाले जो आयनिक रेडियाई वाले पार्ट है इसको आराम से छोड़ सकते हैं। अब आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली बात। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली बात यदि हम करें तो इसको हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। उसके पहले मैं ये मिटा देता हूँ, साइंस टीचर झकासपन वाली ये सब आपको आ गया है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी वाला ट्रेंड आप बोले तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी वाला ट्रेंड क्या है, वो भी बहुत सरल है। यदि आप आईपी का ट्रेंड देखो तो कुछ ऐसा चलता है कि जान फेंको, जान फेंको, कुत्ते नहीं मानती, करती वो शक। जान फेंको, कुत्ते नहीं मानती, करती वो शक। तो जान मतलब Zn, फेंको कुत्ते नहीं मानती, करती वो शक। ये हो गया बेटा, ये फर्स्ट आईपी का ऑर्डर है। जिंक ग्रेटर देन Fe ग्रेटर देन कोबाल्ट ग्रेटर देन कॉपर ग्रेटर देन निकल ग्रेटर देन एमएन देन टाइटेनियम क्रोमियम वेनेडियम एंड Sc। सो दिस इज जान फेंको कुत्ते नहीं मानती, करती वो शक। ये क्या है, ये है ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ये ट्रेंड है। आई सपोज दैट सब बच्चों को याद हो जाएगा ये, ठीक। फिर सेकंड आईपी का ट्रेंड देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो इसमें किसका आईपी ऊपर चला जाएगा, क्रोमियम का सेकंड आईपी ऊपर जाएगा क्योंकि हाफ फिल्ड सेल से आएगा, तो 2 पोजीशन ऊपर ले लो, ठीक है। और कॉपर का ऊपर जाएगा, जिंक का नीचे आएगा, जिंक को 2 पोजीशन नीचे लेके आओ, बस हो गया ट्रेंड। तो आईपी का ट्रेंड क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कॉपर, कॉपर के बाद में निकेल, निकेल के बाद में जिंक, जिंक के बाद में कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद में क्रोमियम, फिर आयरन, फिर एमएन, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद स्कैंडियम। दिस इज ट्रेंड ऑफ सेकंड आईपी। ये किसका ट्रेंड है, ये है सेकंड आईपी का ट्रेंड है। फर्स्ट आईपी का ट्रेंड क्या है, जान फेंको कुत्ते नहीं मानती, करती वो शक। साइज का क्या था, साइंस टीचर झकासपन वाली, कचरा कूड़ा फेंको नहीं। सेकंड आईपी का ऑर्डर क्या है, क्रोमियम को 2 पोजीशन ऊपर, जिंक को 2 पोजीशन नीचे लेके आओ, सेकंड आईपी का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, आई सपोज दैट इतने पे आपको याद हो गया होगा। अब मैं इसको मिटा यहाँ से हटा देता हूँ जिससे कि आगे का बता पाऊँ, ठीक है। चलो ओके गाइस, अब आगे बढ़े अपन। तो आगे बढ़ते हैं, तो मैं थर्ड आईपी का ट्रेंड यदि आप जानना चाहो तो बता देता हूँ, वैसे इतना कोई पूछता नहीं है, लेकिन ठीक है। थर्ड आईपी आप खुद सोचो किसका ज्यादा होना चाहिए, एमएन का ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एमएन में हाफ फील्ड 3D से जाएगा, 4s2 से 2 चला गया, अब 3D से जाने वाला और 3D हाफ फील्ड है, तो एकदम आईपी की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप देखो एमएन की एकदम आईपी की वैल्यू बढ़ी है, और एमएन जो है कितनी पोजीशन ऊपर कूदा है, एमएन 2 पोजीशन ऊपर कूदा है, आई सपोज, यस इट गोज 2 पोजीशन ऊपर, बाकी सब ट्रेंड एक जैसे ही है। मतलब आईपी का ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा जिंक का, फिर कॉपर, उसके बाद निकेल, फिर एमएन, फिर कोबाल्ट, फिर आयरन, उसके बाद में क्रोमियम, और फिर वेनेडियम, टाइटेनियम और स्कैंडियम। मतलब थर्ड आईपी में आपको सिर्फ एक काम करना है, एमएन को उठाकर के 2 पोजीशन ऊपर ले जाना है। तो 3 आईपी मैंने आपको सिखा दिए। फर्स्ट आईपी का ऑर्डर था जान फेंको कुत्ते नहीं मानती, करती वो शक। दूसरे आईपी के ऑर्डर में मैंने 2 पोजीशन क्रोमियम को ऊपर कूदाया था और जिंक को 2 पोजीशन नीचे लेके आया था। थर्ड आईपी के ऑर्डर में मैंने क्या किया, एमएन को 2 पोजीशन ऊपर ले गया। इस तरीके से तीनों ट्रेंड आपके आईपी के सेट हो गए, ठीक है बेटा। ओके चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड आता है, वो आता है M+2 से M। तो M+2 से M जाने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा है, अब जिसकी नेगेटिव वैल्यू है मतलब उसमें टेंडेंसी कम है। अच्छा, जैसे जैसे आप राइट में जाओगे वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को वापस खींचने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, और वो एक्सेप्शन क्यों होंगे वो आप समझ सकते हो। जैसे मान लो कोई हाफ फील्ड है तो स्टेबलाइज हो जाएगा, M+2 में हाफ फील्ड स्टेबलाइज हो गया तो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, समझ लो। तो 2 कारण हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन को कम खींचने के, एक तो जेड इफेक्टिव कम होना, और दूसरा
हाफ फील्ड या फुल फील्ड के कारण स्टेबलाइज होना, और उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को कम खींच रहा है। ठीक है बेटा, तो यदि इलेक्ट्रॉन को वो कम खींचेगा, इसका मतलब उसकी एसआरपी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो जितनी ज्यादा एसआरपी वैल्यू नेगेटिव होगी, उतना ज्यादा m से m+2 बनने का चांस होगा, और m से m+2 बनने का यदि चांस ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब दैट वर्क्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मेटल विल वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और कैटाइन जो होगा दैट विल वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसी कैटाइन के लिए यदि m+2 से m जाने की टेंडेंसी जो है वो नेगेटिव ज्यादा है, तो इसका मतलब वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है रिलेटिवली कम होगी। तो किन में कम होनी चाहिए, एक तो मुझे लगता है Mn में कम होनी चाहिए, क्योंकि Mn में हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड है तो वो नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन खींचे। जिंक में कम होनी चाहिए, क्योंकि जिंक भी जो है फुल फील्ड डी सबशेल हो जाता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है उसके बाद, तो वापस इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होनी चाहिए। स्कैंडियम में वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि स्कैंडियम +3 में एग्जिस्ट करता है, +2 में करता नहीं है, तो उसके अंदर वो वैल्यू नहीं देगी। ठीक, तो लेट्स चेक इट आउट। स्कैंडियम में कोई वैल्यू नहीं दी है, इधर जेड इफेक्टिव कम है, तो टाइटेनियम में सबसे ज्यादा नेगेटिव है, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, और ये देखो Mn में जो है मोर देन एक्सपेक्टेड नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड। अब चूंकि ये हाफ फील्ड हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा नेगेटिव हो गई जितनी हमने सोची। देखो हम जेड इफेक्टिव से चल रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, आगे जाने पर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ रही, मतलब वैल्यू नेगेटिव कम होती जा रही है, पॉजिटिव की ओर जा रही है। समझ लो, तो ऐसा ही हो रहा था। लेकिन हुआ क्या कि Mn पे आके हाफ फील्ड हो गया, और जैसे ही Mn पे हाफ फील्ड हुआ, वैसे ही Mn इधर आ गया। ठीक है, वैसे ही Mn इधर आ गया। तो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑर्डर बन रहा है। देखें तो इसका ऑर्डर ऐसा बनेगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जिंक की वैल्यू भी नेगेटिव हो रही है, आप देखो एकदम नेगेटिव हो रही है। कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है, इस पूरी सीरीज में सिर्फ कॉपर है जो पॉजिटिव है। मतलब कॉपर प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो है उसकी एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है, इसके अलावा पूरी सीरीज में वैल्यू नेगेटिव है। लेकिन हमें ऑर्डर देखना पड़ेगा, ऑर्डर में आपको 1 सेकंड में याद करा दूंगा, आप देखिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये हो गया यहाँ तक, है ना। तो इसको याद कैसे करें, इसको मैं आपको याद कराता हूँ। यहाँ पर ये जो मन है, ये विनीता का हो गया, मन विनीता का हो गया, और जान मन की जगह आ गई। बस हो गया ऑर्डर बेटा। तो अब मैं कैसे लिख दूं, मैं लिख दूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम इक्वल टू Mn, फिर क्रोमियम, उसके बाद में जिंक, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू इसके लिए 0.34, और सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू टाइटेनियम के लिए 1.63। इसके लिए कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि ये +2 में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये ऑर्डर हो गया काय के लिए, m+2 से m आने के लिए ऑर्डर हो गया। क्या बात सबको समझ में आ गई? मन विनीता का हो गया, तो मन और विनीता बराबर हो गई, और जिंक जो है, जान जो है, वो मन की जगह आ गई। बस बेटा ऑर्डर याद हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए बहुत सरल हो गया, एकदम हलवा हो गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ठीक, चलो अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। ठीक है बेटा, अब ये यहां से मिटा दिया अपन ने। अब अपन देखते हैं m+3 से m+2 जब आता है तो क्या खेल होता है। अब +3 से +2 आ रहा है, तब भी जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा भाई, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा ज्यादा बहरा के खींचेगा। अब स्कैंडियम में +2 होते ही नहीं, तो +3 से +2 आने का सवाल नहीं उठता, तो ये वैल्यू नहीं है। इन तीन में +3 मिलता नहीं है, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आईपी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखो कोई इलेक्ट्रॉन जब देता है ना, तो कुछ एक चीजें हमें देखनी पड़ती है। कोई एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, या जब वो कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती है और क्या क्या इनाम मिलता है। इसी के आधार पर हम कोई भी काम जीवन में करते हैं, कि कोई कार्य किया, उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी, उसके बदले इनाम क्या मिला। हमने डॉक्टरी की तैयारी करी, हमें खूब सारा पैसा मिला, खूब सारी इज्जत मिली, खूब सारी शोहरत मिली, तो हम डॉक्टरी की तैयारी करेंगे। यदि डॉक्टरी की इतनी मेहनत करने के बाद में हमें ना इज्जत मिली, ना पैसा मिला, ना शोहरत मिली, तो हम क्यों तैयारी करेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो द थिंग इज दैट हर एक चीज जो है, ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ, तो इधर भी यही होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास आ गया m+3 से m+2, ठीक है ना। तो इधर यदि देखा जाए तो आईपी वैल्यू बहुत हाई। तो कोई भी जब इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या क्या चीजें लगती है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मान लो इलेक्ट्रॉन दिया, तो सबसे पहले जिंक सॉलिड से जिंक गैस में आएगा, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। तो पहली चीज, या हीट ऑफ एटमाइजेशन कुछ लोग बोल देते हैं, वो भी ठीक है, मतलब एक हद तक। तो द थिंग इज दैट या तो हीट ऑफ एटमाइजेशन बोल दो या सब्लिमेशन एनर्जी बोल दो, दो में से एक चीज बोल दो, हालांकि इनमें हल्का सा डिफरेंस है, वो आप थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। खैर, तो इधर आ गया क्या, ये सॉलिड से क्या चला गया, सॉलिड से गैस चला गया, तो इधर आपको एक एनर्जी देनी पड़ी। इसके बाद में जो जिंक गैस था, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो जब पहला इलेक्ट्रॉन दिया तो Ip1 हो गया, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया तो Ip2 हो गया। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जब देगा, फुल फिल्ड
से देगा, तो इसके बाद हो जाएगा IP3। तो ये वैल्यू तो एकदम बहरा के बढ़ेगी, समझ लो बात को। तो जिंक +3 बनाने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ी। पहले आपने जिंक से जिंक बनाया, उसमें हीट ऑफ एटमाइजेशन लगा, हालांकि एडवांटेज था जिंक का हीट ऑफ एटमाइजेशन रिलेटिवली कम होता है, लेकिन +3 ले जाने में आपके पसीने छूट जाएंगे। अब इनाम क्या है? इनाम ये है कि जब जिंक +3 बनेगा तो वो किसी मीडियम में रहेगा, जैसे कि जनरली एक्वस मीडियम में अपन देखते हैं, तो वहां पर क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन आएगा, खूब सारा हाइड्रेशन होगा। यदि हाइड्रेशन एनर्जी इन दो एनर्जीज को कंपनसेट कर ले, मतलब ये 3 IP की वैल्यू एटमाइजेशन एनर्जी को, तो ये खेला बार बार होगा। लेकिन यदि कंपनसेट नहीं कर पाएगा तो खेला नहीं होगा। इसमें एक एंट्रोपी का फैक्टर भी आता है, लेकिन नॉर्मल जनरल ट्रेंड अपन डेल्टा एच से कुछ कुछ बातें समझ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। तो जिंक में, निकेल में और कॉपर में ये जो IP1 IP2 IP3 है, इनका जो सम होता है वो वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि +3 की एग्जिस्टेंस जो है वो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कचरा होती है। इसलिए बेटा इसके लिए कोई वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई हैं, काय के लिए M+3 से M+2 के लिए। स्कैंडियम +2 में नहीं है, इसलिए +3 से +2 के लिए वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्या होगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी। हाँ, लेकिन यदि कोई हाफ फील्ड हुआ तो फिर वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम दिखाएगा। जैसे कि अपन ले किसका केस, आयरन का केस ले लें, तो आयरन में यदि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, आयरन +3 में आ गया, तो आयरन 3d5 हो जाएगा। 3d5 मतलब स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबलाइज हुआ तो जितना इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होनी चाहिए थी उससे कम हो। भाई +3 का चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, लेकिन जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम होगी ड्यू टू द हाफ फील्ड सबशेल। तो वो हमने यहाँ पर खेल देख लिया। अब आप देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा कोबाल्ट +3 में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, क्योंकि प्लस वैल्यू ज्यादा है। इसके बाद आयरन में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, इधर एक्सचेंज हो गया। Mn की वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि Mn में आपने जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला था हाफ फील्ड से निकाला, मतलब वो बहरा के वापस आना चाहेगा, तो Mn और आयरन के बीच में एक्सचेंज हो गया पोजीशन का। करेक्ट बेटा। इसके बाद क्रोमियम को देखो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्रोमियम देखा जाए तो क्रोमियम इज 4s1 3d5। अब इससे 3 इलेक्ट्रॉन यदि आपने निकाल लिए तो दिस बिकम 3d3। 3d3 का मतलब T2G हाफ फील्ड हो जाएगा। याद करो बेटा, जब वाटर आएगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो जब आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हो, वहां पे T2G पढ़ते हो, तो यहाँ T2G हाफ फील्ड हो जाता है। T2G हाफ फील्ड होने के कारण स्टेबिलिटी हो जाती है, स्टेबिलिटी होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। इसलिए आप देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आपको क्रोमियम के लिए मिल रही है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके मिली है? कोबाल्ट के लिए मिली। उसके बाद आयरन के लिए मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, क्योंकि वो हाफ फील्ड था। तो Mn आया, फिर आयरन आया, और उसके बाद में आपसे आप क्रोमियम कहाँ गया? क्रोमियम लास्ट में आ गया। और ये तो अपने ट्रेंड के हिसाब से जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है +3 वाली स्टेट में, जब वो +2 में जाता है। देयर आर 2 एक्सेप्शन, Mn और आयरन के बीच में एक्सचेंज कर दो, और जो क्रोमियम है उसको सबसे लास्ट में ले आओ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और याद भी आपको पूरा ये हो गया। एग्जाम में इस टेबल से क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा होता है। तो मैंने आपको पूरी टेबल मस्त तरीके से रटा दी है, सबकी ट्रिक्स बता दी हैं। आई सपोज दैट कि आप लोग इससे फायदा कमा लेंगे। ठीक है, चलो अब बोलता है why is transition element have higher enthalpy of atomization because of more metallic bonding that they have due to the presence of unpaired electron। मैंने बताया था ना आपको बेटा। अब आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे IP की वैल्यू बढ़ती है। एक्सेप्शंस है, आपको मैंने पहले ही रटा दिया, IP1 IP2 IP3 तीनों बता दिया है। ठीक है बेटा। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल इंक्रीजेस बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर सक्सेसिव एलिमेंट इज मच हायर अलोंग द सीरीज। चलो ये वाली बात को मैं आपसे और थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, इस पे थोड़ा सा अपन पीछे की ओर चलते हैं। ये जो बात कह रहा है ये बात मैं इधर ही बता देता हूँ। देखो ना, यदि आप यहाँ पर ध्यान दो तो सक्सेसिव वैल्यूज जो है IP की, इनमें कोई बड़ा अंतर नहीं। यदि आप देखो सक्सेसिव वैल्यूज जो है IP की एक से दूसरे जाते हुए, इनमें कोई बहुत महान अंतर नहीं है, कोई बहुत बड़ा अंतर आपको नहीं दे रहा दिखाई। लेकिन यदि आप इसके बाद नीचे चले जाओ तो ये अंतर बढ़ता जाता है। इधर 631 से 656 गए, यहाँ 35 से सीधे 1300 चले गए, मतलब अंतर लगभग दुगना हो गया। यहाँ पर अंतर 2300 से 2600 हो गया, यहाँ पर अंतर जो है और ज्यादा हो गया। तो एक बात आपको नोट करनी है कि सक्सेसिव IPs जो होते हैं अलोंग द पीरियड, उनके बीच में डिफरेंस लोअर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ जाता है।
और उसका रीजन यदि कोई आपसे पूछता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लिंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, आप बोल देना और बाहर आ जाना, क्योंकि कोई पूरा पैराग्राफ तो लिखने आएगा नहीं, रीजन पूछेगा तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लिंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन दो रीजन चलते हैं, समझ ला ना। तो एक बात हमने समझी, दूसरी बात भी आप समझे। देखो IP1 और IP2 के बीच जो अंतर है उससे ज्यादा अंतर IP2 IP3 के बीच है, जस्ट डबल डबल अंतर होता जाता है। तो ये दो चीजें आपको नोट करनी है। दो चीजें आपने क्या नोट करी, सक्सेसिव एलिमेंट के जो IP के बीच का डिफरेंस होता है वो फर्स्ट सीरीज में कम होता है, सेकंड में और ज्यादा होता है, थर्ड में और ज्यादा होता है। क्लियर है, दो एलिमेंट के बीच IP का डिफरेंस। इसके बाद में फर्स्ट IP सेकंड IP और थर्ड IP के बीच में जो डिफरेंस होता है वो थर्ड और सेकंड के बीच ज्यादा होता है, फिर सेकंड और फर्स्ट के बीच में डिफरेंस कम होता है। तो आई होप सो ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये सारी इधर जो भी बहुत सारी बातें दी हुई हैं, अब इतना समय नहीं है कि आप ये सारी बातें पढ़ो। इधर एक्सचेंज एनर्जी का एक कंसेप्ट दिया हुआ है, मैं आपको बताऊं, मैं बता देता हूं आपको, हालांकि ये खुद अपने वैल्यूज के साथ एग्री नहीं करते हैं, जो लिखते हैं उसके साथ ये एक पेज पे एग्री करते हैं, दूसरे पेज पे डिसएग्री कर जाते हैं, लेकिन ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट लिखा हुआ है कि ये क्या कह रहा है। ये एक्चुअली उन्होंने जब इसको समझाया है एक्सचेंज एनर्जी वाले को, तो देखते हैं। बोलता है थ्री टर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी आर अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सचेंज एनर्जी। मतलब आईपी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं वो क्या क्या है। पहली बात, वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, पता है हमको। रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बीच आपसी रिपल्शन क्या है, और एक्सचेंज एनर्जी, ठीक। एक्सचेंज एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट। एक्सचेंज एनर्जी कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के एंड पे, उन रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ते हुए, ठीक है। अब exchange energy is responsible for stabilization energy. Exchange energy is approximately proportional to the total number of possible pair of parallel spin in the degenerate orbital. मैं आपको बता दूंगा, when several electron occupy a set of degenerate orbital, the lowest order थोड़ा बकवास, ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि as the stability increases, the ionization becomes more difficult. There is no loss of exchange energy at D6 configuration. Mn plus has 3d5 4s1 configuration and configuration of Cr plus is d5. Therefore, ionization enthalpy of Mn plus is lower than Cr plus. इसका क्या कहना चाह रहा है ये देखो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का आपस में एक्सचेंज होता है जो कि बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में होते हैं एक बात, और जो एक ही स्पिन में होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है। जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा। तो क्रोमियम में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन में मिला, तो पहला इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है ना, पहला इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो प्रॉब्लम ये होगी कि एक्सचेंज एनर्जी का लॉस हो। फिलहाल ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकते हैं, ये इससे एक्सचेंज नहीं हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये 4s है और ये 3d, इनकी एनर्जी में डिफरेंस है। तो इनमें कितने एक्सचेंज हो सकते हैं, तो आप गिन लो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्वालिफाई कर रहे हैं एक्सचेंज को, 5 है। तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसको और भी अच्छे से बताया जा सकता है, टाइम नहीं होता, वन शॉट अपन तैयार कर रहे हैं इसलिए, है ना। 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये टोटल एक्सचेंज कितने हो गए बेटा, 10। तो यदि इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी एकदम गिरेगी, क्योंकि फिर 4 ही रह जाएंगे, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 6 ही एक्सचेंज हो पाएंगे। लेकिन यदि Mn में देखा जाए तो Mn के केस में पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ये वाला निकलेगा, सो देयर विल नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। तो Mn में सेकंड आईपी की वैल्यू जो है क्रोमियम के सेकंड आईपी की वैल्यू से कम रहेगी। तो हमने देखा था क्रोमियम में ऊपर कूद दिया था, याद है तुम लोग, क्रोमियम को अपन ने 2 पोजीशन ऊपर कूदा दिया था। तो बोल रहा है सेकंड आईपी ऑफ Mn जो है वो कम है एज कंपेयर टू क्रोमियम, बिकॉज इन Mn देयर इज नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, जबकि क्रोमियम में देयर इज लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी बाय रिमूविंग द सेकंड इलेक्ट्रॉन व्हिच कम्स आउट फ्रॉम 3d5 सबशेल। बात समझ में आ गई ना बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी एक्सचेंज नहीं हो रहा था ना बाकियों के साथ, तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी एक्सचेंज नहीं हो रहा था बाकियों के साथ में, इसलिए जो है ऑब्वियसली इसके जाने से एक्सचेंज एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप सो सब बच्चों को यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है।
नाउ इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एज सच हमको इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इसमें सिखा दी। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल सी बात है यार, ऑक्सीडेशन स्टेट यदि आप शुरुआती रूप में देखो तो एक एक करके बढ़ रही है, और जो इसमें मोटी वाली दी है वो मोर स्टेबल है। तो आप देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में जो लोएस्ट है वो स्टेबल है, क्रोमियम में 6 और 3 स्टेबल है, ये T2 हाफ फील्ड इसलिए स्टेबल है, और ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेगा तो इसलिए स्टेबल है, ठीक है। Mn में +2 स्टेबल है, हाफ फील्ड हो जाएगा, और +7 स्टेबल है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर रहा है। उसके बाद में Mn के बाद में सिग्निफिकेंट फॉल होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी ऑब्वियसली। तो उसके बाद सिग्निफिकेंट एब्रप्ट फॉल होता है। Fe में +2 है, +3 है, +6 हाईली एल्कलाइन मीडियम में एग्जिस्ट करता है लेकिन स्टेबल नहीं होता है। कोबाल्ट +2 है, +3 है, निकिल +2 है, कॉपर +2 में स्टेबल होता है। अब कॉपर +2 में क्यों स्टेबल होता है ये बात पूछते हैं, क्योंकि कॉपर +2 में तो यदि जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा, उसमें तो इलेक्ट्रॉन जो निकला है बाहर, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, फुलफिल्ड डी सब शेल से निकला है, तो +2 कैसे ज्यादा स्टेबल हो सकता है, समझ लो। तो दो चीजें समझो आप, एक तो कॉपर +1 में डिस्प्रपोर्शन की टेंडेंसी होती है पानी के अंदर, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, यहाँ से 2 फैक्ट निकल के आते हैं और Cu++ बन जाता है। अब कोई पूछे ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो आप बोलते हैं ना ड्यू टू द हायर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और कोई कारण नहीं है, कह देना हायर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और जिंक में +2 मोर स्टेबल होता है। तो एक बार देख लो बेटा, स्कैंडियम में +3, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम और Mn तक सबसे नीचे वाला जो आ रहा है एक एक बढ़ता जा रहा है, ये +3। आप इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या है, 4s2 3d1, आई होप सो सबको ये आता है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे, नोबल गैस आ जाएगा। इसके बाद 4s2 3d2 आ जाएगा, तो वहां पे +4 हो जाएगा। फिर 4s2 3d3 आ जाएगा, ये वेनेडियम हो गया, तो +5 हो जाएगा। फिर 4s1 3d5 आ जाएगा क्रोमियम में, तो ये +6 हो गया। Mn में 4s2 3d5 हो जाएगा, तो ये +7 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चल रहा है। क्रोमियम में 82 हाफ फील्ड है, और यहाँ +2 में ये भी हाफ फील्ड है, इसलिए ये। उसके बाद एब्रप्ट डिक्रीज है, तो +2+3 फिर +2 ये है स्टेबल। तो इन दो में +2+3 उसके बाद में सिर्फ +2 है। यदि किसी ने बोला मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो बोल देना +2, ठीक है। चल, तो इसके बाद में हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो इसमें जानना था आपको मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पर, An interesting feature in the variability of the oxidation state of D block element is noticed among the group। ठीक है, मतलब हाँ, ये बोल रहा है कि अच्छा ये है ना, ये बोल रहा है कि लोअर डाउन द ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ना। ये पी ब्लॉक के जरा अपोजिट है बेटा। यदि आप पी ब्लॉक में देखोगे तो लोअर डाउन द ग्रुप जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है ड्यू टू द इफेक्ट कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद आ गया होगा सब लोग को, है ना। लेकिन डी ब्लॉक में लोअर डाउन द ग्रुप जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। यदि आप देखो तो हमारे पास क्या है, CMW, मतलब BMW से बड़ी कार CMW, ठीक है बेटा, मतलब क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। यदि इसका +6 देखा जाए और इसका +6 देखा जाए और इसका +6 देखा जाए, तो इसका +6 जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कई जगह आपको काम करता हुआ मिल जाएगा। CrO4 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये जो है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में काम करता हुआ मिल जाएगा, लेकिन ये आपको रेयरली दिखाई देंगे। समझ रहे हो बात को। तो द रीजन इज दैट कि आप जैसे जैसे नीचे जाते हो वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है। इट इज कॉन्ट्ररी टू द डी ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट वेयर द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट गोज ऑन डिक्रीजिंग। हमको पता है लेड Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4। हमको पता है टाइटेनियम +1 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम व्हाट इज दैट, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, थेलियम +3 एंड +1 में थेलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थेलियम +3 बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो वहां लोअर डाउन द ग्रुप जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी गिरती है, यहाँ पर लोअर डाउन द ग्रुप जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक बात और याद रखना, पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट जो बढ़ता है ना, वो कैसे बढ़ता है, 2-2 से बढ़ता है। मतलब जैसे कि आप ऑक्सीजन फैमिली भी देखो,
तो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा +2 +4 +6, क्योंकि वहां पे अनपेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, उसके कारण एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बनते हैं, और यहाँ पे अनपेयरिंग की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर 1-1 से ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी होती है, पी ब्लॉक में 2-2 से ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी होती है। आप ये पढ़ चुके होंगे अलग अलग चैप्टर्स में, जहां पर लिखा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक में 2-2 से वेरी, वेरिएबल वैलेंसी का कांसेप्ट दिया हुआ है चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पे ये बात बताई गई है 2-2 से जो है वो वेरी करती है ऑक्सीडेशन स्टेट, कहां पर, पी ब्लॉक में। जो इवन थी वो इवन रहती है, जो ऑड थी वो ऑड रहती है, ये भी वेरिएबल वैलेंसी केमिकल बॉन्डिंग के कांसेप्ट में दिया हुआ है, तो यू रीड फ्रॉम देयर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो होती है की जो कंटिन्यूटी है ये बोलो, वो 1-1 से आगे बढ़ती है। और बेटा डी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चीजें स्टेबलाइज हो जाती हैं ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग, जो भी आप बोल लो, जैसे FeCO5 है, आपने चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ये बात पढ़ी होगी। यहाँ पर देखो मेटल के ऊपर 0 चार्ज है, मेटल के ऊपर जो है 0 चार्ज है, FeCO5 स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, माफ कर दो मेरे को ना। FeCO5 यहाँ पर बनाऊं, इसको सीधा यूं बनाना था। अब क्या होता है, इधर जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस जाती है, जिसके कारण इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपने बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग जो है पढ़ी होगी चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये स्टेबल होते हैं, जहां पर की बैक बॉन्डिंग या दिस इज एक्टिंग लाइक अ पाई एसिड एंड ऑल, मतलब उस टाइप के कंसेप्ट चलते हैं। ठीक है बेटा, नाउ इतनी बात खत्म हुई, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान और प्राप्त करते हैं। लेट्स चेक इट आउट। ये +2 और ये वाला मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है ना। कॉपर में मैंने आपको बता ही दिया था, कॉपर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। कॉपर के लिए जो कॉपर टू कॉपर प्लस इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी, पता क्या बोल रहा है ये, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक, ओके वो चलो लेट मी थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्या बोलना चाह रहा है। ठीक, वैसे ये मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, जब टेबल सिखाई थी ना, तो आपको याद होगा टेबल में मैंने ये सब चीजें आपको पढ़ा दी थी, ठीक है ना। तो अपन को वो टेबल को याद रखना है इन जनरल, मतलब है ना, वो टेबल से ही अपन को चलना है। लेकिन ठीक है, मैं ये देख लेते हैं इसमें कॉपर के बारे में क्या लिखा हुआ है। द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग अ पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू, आपको याद है कॉपर में पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू थी, बाकी सब में जो है वैल्यू नेगेटिव थी, जो 1.63 माइनस से चालू होकर के 0.76 जिंक तक माइनस तक गई थी, लेकिन सिर्फ कॉपर था जिसमें 0.76 वैल्यू आई थी, ठीक है ना। तो वहां पे पॉजिटिव वैल्यू थी। यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग अ पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू अकाउंट फॉर इनेबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम द एसिड। तो ये आप चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो कि हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, और कॉपर जो होता है एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाता। यदि आप डाइल्यूट HCl की रिएक्शन कॉपर के साथ कराओगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, वो ज्यादा पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू है, H प्लस साइन के लिए जो वैल्यू है, दैट इज 0, लेकिन कॉपर प्लस प्लस के लिए जो वैल्यू है, दैट इज +0.34, सो दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब कॉपर प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू H प्लस। तो इसलिए एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाता। नॉर्मली मेटल क्या करते हैं, मान लो मेरे पास में यहाँ पर HCl है, जिंकुआ आया, तो जिंकुआ क्या करेगा, जिंकुआ में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, 2 H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 के रूप में भाग जाएंगे, ZnCl2 बन जाएगा। लेकिन कॉपर में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी H प्लस हाइड्रोजन की तुलना में कम है, तो कॉपर ये काम नहीं कर पाएगा। यदि ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं हुआ तो ये रिएक्शन नहीं होगी बेटा, समझ लो बात को। तो कॉपर ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉपर ये काम जो है HNO3 के साथ कर देता है, और H2SO4 कॉन्सेंट्रेट साथ कर देता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एसिड होती है। इसलिए आप देखो, मैंने बोला कॉपर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यदि प्रेजेंस होगा तो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अपन बात कर रहे हैं। होता क्या है, कॉपर जब अपन HNO3 लेते हैं, तो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, तो ये खुद टूट जाएगा H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। आप रिएक्शन को बैलेंस करते रहना, और जब ये नेसेंट ऑक्सीजन में टूटेगा तो ये इधर आ जाएगा, ये 2 मोल HNO3 है, ये इसको ले गया ऑक्सीजन, अब नाइट्रेट फ्री हो गया, कॉपर के साथ कंबाइन होकर Cu नाइट्रेट बन जाएगा, क्यूप्रिक नाइट्रेट बन जाएगा, और H2 जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, सब लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वगैरह ये सब रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन यदि हम बात करें डाइल्यूट एसिड्स की या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स की, तो कॉपर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमको याद रखना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा समय दिया इस पर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं।
बाकी पूरा ट्रेंड मैं आपको याद करा चुका हूँ, इसका जो पहले याद कराया था बस उसी को याद रखना है, बहुत ज्यादा एकदम हमको इमोशनल इस पे नहीं होना है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। thermochemical data for first flow transitional element, no use, leave it now. M+3 से M+2 पहले ही डिस्कस हो चुका है, इस पे पहले क्वेश्चन भी आ चुका है। कोबाल्ट +3 वाला मैंने बताया सबसे ज्यादा Mn और In ने अपने आपको एक्सचेंज कर लिया था, क्रोमियम सबसे पीछे चला गया था, याद आया तुम लोगों को, क्योंकि क्रोमियम T2G हाफ फील्ड था इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन रिडंडेंसी कम थी। और स्कैंडियम हुआ, जिंक हुआ, स्कैंडियम, जिंक, निकेल, कोबाल्ट, सॉरी निकेल, कॉपर, इन सब में +3 मिलता ही नहीं था तो उनमें वैल्यू नहीं मिली थी आपको। आई सपोज दैट सब बच्चों को याद हो गया होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये +3 से +2 वाला बता चुका हूं मैं आपको। इसके बाद में ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये अपना डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बात मैं आपको बता देता हूं कि द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn is not represented in simple halides। अब बेटा यदि मान लो आप 7 बॉन्ड बनाओगे MnF7 थोड़ी ना मिलेगा आपको, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। Mn जो होता है मैक्सिमम F4 के साथ में मिलता है, समझ लो बात को। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ऑक्सीजन के साथ में मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बना लेता है, तो कम ऑक्सीजन के साथ में आप +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल MnO4 नेगेटिव। अब पाई बॉन्ड जो होता है वो इसका शेप को डिटरमाइन करने में कोई रोल नहीं करेगा, प्लेस और कोऑर्डिनेट जैसा दिखा है, सिंगल बॉन्ड है और नेगेटिव है। तो यहाँ पर यदि देखो तो पाई बॉन्ड तो परपेंडिकुलर रहेगा, तो रिपल्शन देगा नहीं इतना ज्यादा, बहुत मिनिमल रिपल्शन हो जाएगा, ऐसा बोलो आप। तो ये आप +7 के रूप में यहाँ एग्जिस्ट कर सकते हो, लेकिन MnF7 यदि आप बनाओगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, उसके कारण उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो कचरा हो जाएगी। समझ लो बात को, क्लियर थी बात सब लोगों को? ओके डन। जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ना है। खैर तो लेट अस मूव फॉरवर्ड, है ना। जैसे वेनेडियम में VF5 के रूप में मिलता है, लेकिन इसके जो हेलाइट्स होते हैं उनमें हाइड्रोलिसिस हो जाता है VOX3 के अंदर, है ना। हेलाइट्स के बारे में कुछ ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की आपको ऐसा सच आवश्यकता नहीं है। कॉपर जो होता है वो +2 में देखो बेटा एक बात समझना, ये बोल रहा है क्या, ऑन अदर हैंड ऑल कॉपर +2 हैलाइड आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि क्या होता है आयोडाइड जो होता है ना एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो किसी के भी साथ उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी आयोडाइड ऐसा स्टेबल नहीं हो पाता है। तो कॉपर ++ के साथ जब आप सामने आयोडाइड रख दो तो आयोडाइड क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, कॉपर ++ को, उसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आएगा, तो Cu2 I2 + I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी पर आप ZnI2 बनाओगे तो वो भी स्टेबलाइज नहीं होगा, इसी प्रकार आप FeI3 बनाओगे तो वो भी स्टेबलाइज नहीं होगा। समझ लो बात को, क्योंकि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो आयोडाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो किसी के टकले पे यदि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो वापस इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी आयोडाइड की उसको बढ़ जाती है, और उसके कारण जो है वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। यही काम यहाँ पर कॉपर के साथ हुआ है। कॉपर एक्वस मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए इसको, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। The ability of oxygen to stabilize the higher oxidation state is demonstrated in the oxides। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ऑक्साइड्स के रूप में होती है, ना कि हैलाइड्स के रूप में, ठीक है। The highest oxidation number of the oxides coincides with the group number and is attainable। Sc2O3 में +3 है और उसका ग्रुप नंबर 3 है, Mn2O7 में +7 है और उसका ग्रुप नंबर 7। क्लियर है बेटा की बात सब लोगों को? इसी प्रकार ऑक्सोकैटाइंस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि VO2 पॉजिटिव यदि बात करें अपन, कहीं पे शायद NCERT में VO4 पॉजिटिव भी लिख दिया, जो कि गलत है, एक्चुअली VO4 पॉजिटिव, VO2 पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज मोर करेक्ट। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको दिखाई दे रहा है हमें, टाइटेनियम O2 पॉजिटिव +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अपने ग्रुप नंबर से वो कोइंसाइड कर रहा है, तो इट इज ओके। मतलब कुछ ज्यादा इसमें ऐसा रॉकेट साइंस सच नहीं है। MnO7 का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी वो बात कर रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, Mn टम टूम टम टूम टम टूम टुक 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 टुक। सो MnO Mn एक आ गया, 6 MnO बॉन्ड एक टाइप के हैं और एक जो है वो अलग टाइप का। इसके बारे में यदि कोई सवाल आपसे पूछ ले तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े तो केमिकल रिएक्टिविटी हो चुका है बेटा, ये केमिकल रिएक्टिविटी वाला पोर्शन, वही E0 वैल्यू को लेकर के सब कुछ लिखा हुआ है, जितना आप पहले सीख चुके हो उतना काफी है, उतना ही याद कर लेना, बस उसमें आपका काम चल जाएगा, कुछ और आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा आसान है,
जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, जिसके पास नहीं होगा डायमैग्नेटिक होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखना आता है, इसलिए इसके बाद कोई ऐसा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज बची नहीं है। आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि पैरामैग्नेटिक बता दिया, डायमैग्नेटिक बता दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक हुआ, नहीं हुआ डायमैग्नेटिक हुआ। सब्सटेंस व्हिच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक, जैसे कि आयरन होता है। इनफैक्ट फेरोमैग्नेटिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। मेनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट यदि आपसे पूछेगा तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हो, √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन आंसर होता है, जहां पर n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो नथिंग ग्रेट इन दैट। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सरल है। यहाँ पर कैलकुलेटेड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, इसको समझने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, जो फॉर्मूले से आ जाए बस वाला निकाल देना, मुंह पे मार देना आंसर। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इतना आ जाएगा, उसी फॉर्मूले वैल्यूज पुट करके देखो कि आंसर आता जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रिवर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, जबकि वो आपको इसके मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेटेड वैल्यू दे देगा और पूछेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक बार इसको करके देख लेना, जिन बच्चों ने मैथ्स का हल्का सा भी ज्ञान है कॉमन सेंस से निकाल लेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। ठीक है बेटा, कलर आयंस की यदि बात करें तो इनके कलर को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर कलर मिलेगा, जहां नहीं होगा वहां कलर नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि आप इधर देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो स्कैंडियम +3 है, +4 है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो ये कलरलेस होगा। जिन जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक एक बचा हुआ है उनके पास कुछ कुछ कलर है। किसका क्या कलर है उसको याद रखने की एज सच आवश्यकता तो नहीं है, पूछना नहीं चाहिए एग्जाम में कायदे से। मतलब आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, छोटा छोटा देख सकते हो, जैसे कि आपने पिंक कलर Mn+2 का देखा, इट अपीयर्स टू बी गुड इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। वायलेट कलर क्रोमियम +3 का देखा आपने, है ना बेटा। इसी प्रकार से ग्रीन कलर Fe+2 का और येलो कलर Fe+3 का। बहुत इंपॉर्टेंट तो सच नहीं है, पर ठीक है एक बार आपने देख लिया मेरे साथ, यदि आ गया तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस पे कुछ ना कुछ कर पाओगे, वैसे आएगा नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो बेटा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है, पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ कुछ नहीं सिखा रहा है। इसके बाद आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कुछ सीखने के लिए नहीं है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी में आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इनके पास में सरफेस केमिस्ट्री में पूरी थ्योरी आपने पढ़ी है। क्यों होती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी? क्योंकि इनमें वेरिएबल वैलेंसी होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण जो है इनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। और थोड़ा बहुत जो है एग्जाम्पल दिया है वो देख लो कि आयोडाइड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H2OA2 नेगेटिव। यदि इसको देखा जाए तो SOOS डबल बॉन्ड O टकलू नेगेटिव, डबल बॉन्ड O टकलू नेगेटिव। तो ये -1 में, ये -1 में इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन लेके ये -2 में चला जाएगा, और ये जो है कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा -2 में चला जाएगा। ये वाले ऑक्सीजन -2 में चले जाएंगे और ये -1 से 0 में चला जाएगा, जो कि हमको दिखाई देगा। ठीक है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ऑब्वियसली इनके बीच जो गैप्स होते हैं उन गैप्स में आके छोटे छोटे एलिमेंट फिट हो जाते हैं, उनको कहते हैं अपन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जो कि बहुत हार्ड होते हैं और जनरली रिएक्टिव नहीं होते हैं। ये चार चीजें आपको याद रखनी है, पहले एग्जाम में आ चुका है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाइयर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, दे आर वेरी हार्ड, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, दे आर केमिकली इनर्ट। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एलॉय फॉर्मेशन, क्योंकि इनके साइज वगैरह सब एक जैसे होते हैं तो इसलिए आपस में आराम से मिक्स हो जाते हैं, तो मिश्र धातु बोलते हैं एलॉय को हिंदी में। तो आपस में मिक्स हो गए क्योंकि सब एक जैसे ही थे, तो एलॉय फॉर्मेशन होता है। दो एलॉय के नाम याद रख लेना, एक ब्रास है कॉपर जिंक का बना होता है, एक ब्रॉन्ज है कॉपर टिन का बना होता है। एलॉय बहुत सारे होते हैं, एग्जाम में वही आता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो प्लीज याद कर लो, ब्रास कॉपर जिंक। ब्रास, ये बास किससे आती है? कॉपर और जिंक से आती है, ठीक है। कॉपर जिंक से बास आती है। ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज कॉपर और टीन वाला है। कॉपर और टीन वाला कौन है? ब्रॉन्ज। जो बज रहा है वो टीन है, ब्रॉन्ज जो बज रहा है वो टीन है। और कॉपर के ही ये दोनों, एनसीईआरटी में दोनों कॉपर वाले ही दिए हुए हैं। एक में बास आ रही है उसको ब्रास बोल दिया, वो कॉपर के साथ में कौन है? जिंक है। और कॉपर के साथ जो बज रहा है ब्रॉन्ज है। क्लियर थी बात? वो टीन, टीन बजता है ना, अपन टीन बजाते धड़ाधड़ धड़ाधड़, है ना, तो दिस इज कॉपर टीन, याद हो जाएगा बेटा। यदि एग्जाम में एलॉय आया तो यही वाला ना, क्योंकि सब
सब टाइम एनसीईआरटी से ही पूछता है, तो आपने याद कर लिया, ठीक है, फायदा हो जाएगा आपको, ईश्वर करे आगे, है ना। चलो खैर आगे बढ़ते बेटा। ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनाइन ऑफ द मेटल, ये पहले ही अपन लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ी सी बातें मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूं, और वो बात क्या है सुनना सभी लोग। देखो बेटा, यदि हम बात करें यहाँ पर दीज ऑक्साइड्स आर जनरली, ओके ठीक है, +2 +3 ये सब बातें अपन कर चुके हैं, लेकिन अपन क्या बात करने वाले थे, Mn2O7 इज कोवलेंट ग्रीन ऑयल, फैक्ट है, याद कर लेना, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब आगे क्या बोल रहा है वो, इन देयर हायर ऑक्साइड्स द एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट, ये बात इंपॉर्टेंट है। Mn2O7 gives HMnO4 and CrO3 gives S2CrO4, S2Cr2O7. V2O however is amphoteric in nature, but it also has predominantly acidic, mainly acidic। अब एम्फोटेरिक में भी दोनों नेचर होते हैं ना, तो इसका मेन नेचर क्या है, एसिडिक है। और ये क्या दे देता है, ये देता है VO4 नेगेटिव +5 नहीं आ रहा है, तो -3 +5 में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये वाली बात आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, और आगे की बातें पढ़ते हैं। अब हम आते हैं किस पर, अब वी आर कमिंग ऑन टू द पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, जस्ट फोकस, पोटेशियम डाइक्रोमेट which is, sorry, अब कुछ, ओके थैंक गॉड, ओके बेटा एक सेकंड रुके, अरे फिर नाराज हो गया भाई, ऐसा क्यों कर रहा है। ओके चलो, what I am just trying is that ये वाला पेज आ जाए, यस आ गया बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का पहले हमें प्रिपरेशन करना है, कैसे उसको हमको बनाना है, बहुत ही सरल है। यदि हम देखें तो FeCr2O4 है, तो इसमें Cr+3 में बच्चों, इसमें Cr+3 में, साथ में Na2CO3 लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देगा, एक ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर कर देगा, और ये ऑक्सीजन इसको हाइयर में ले जाएगा। अब +3 से काय में जाएगा यार, +6 में जाएगा, तो गया काय में Na2CrO4, ये क्या है +6 है। तो पहली बात FeCr2O4, मुंह पे क्या मारना है, Na2CO3 और 7, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, ऑक्सीजन चिपका देगा, ये ऑक्सीजन चिपका देगा, हाइयर में जाएगा, हाइयर में कहाँ जाएगा, +6 में जाएगा। +6 क्या होता है, CrO4 2 नेगेटिव होता है, ये रहा CrO4 2 नेगेटिव। अच्छा Fe का ऑक्सीडेशन हुआ तो +2 से काय में जाएगा, +3 में जाएगा, तो Fe2O3 बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड रहा, हलवा है, ठीक है। अब Na2CrO4 को यदि एसिडिक मीडियम में रखा जाए तो ये 2 H+ जो है वो क्या करेगा, ये रहा आपके पास CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है बेटा। ये इधर से O नेगेटिव ट्रांसफर कर देगा, ये इधर से जब O नेगेटिव ट्रांसफर करेगा 2 मोल, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा Cr, देखना ऐसे ही बता रहा हूं, है ना, CrO4, एक ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दिया तो ये क्या हो गया, Cr2 हो गया, O7 हो गया क्योंकि ऑक्सीजन चला गया, बोलो बेटा, और 2 नेगेटिव चार्ज भी ले गया अपने साथ, तो 2 बचे क्योंकि 4 थे टोटल, तो Cr2O7 बन गया, बोलो हाउ, तो यहाँ बन गया Cr2O7 2 नेगेटिव। तो पूरी कहानी क्या थी, FeCr2O4 लिया, Na2CO3 O2 मुंह पे मारा, +6 CrO4 2 नेगेटिव में गया, CrO4 2 नेगेटिव जो है वो काय में चला गया, एसिडिक मीडियम में Cr2O7 में चला गया। ये जो होता है पीले रंग का होता है, और ये जो होता है वो ऑरेंज रंग का होता है, याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। एसिडिक मीडियम में
क्रोमेट जो होता है डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, एग्जाम में ऐसा का ऐसा टपक जाएगा क्वेश्चन। समझ गया बात को? चलो भाई इधर आ जाओ बेटा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो Na2CrO4 होता है ना, अपन सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसलिए अपन सोडियम डाइक्रोमेट को जो होते हैं ना वो टाइट्रेशन वगैरह में यूज नहीं करते। रीजन बीइंग दैट कि Na2Cr2O7 जो होता है ये क्या करता है, थोड़ा हाइग्रोस्कोपिक होने का पानी चूस लेता है इधर उधर से, तो वो रीडिंग गलत दे देता है, इसलिए अपन K2Cr2O7 का प्रयोग करते हैं। खैर यहाँ क्या लिखा है वो भी देख ले। Sodium dichromate is more soluble than potassium dichromate. The latter is therefore prepared by treating the okay, ठीक है। तो इसको तैयार करने के लिए KCl के साथ रिएक्शन करके K2Cr2O7 बना लेते हैं। ये वही बात है, देखो ओ ऊपर मत जाओ, इधर आओ वापस। ये क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि ये था क्रोमेट। क्रोमेट पीले रंग का, पीला ऑरेंज हो गया एसिडिक मीडियम में, और ऑरेंज पीला हो गया बेसिक मीडियम में। याद रखना भैया एग्जाम में आएगा, ये वाला भी एग्जाम में आएगा फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉन्ड लेंथ कम है, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है यार। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस टाइप का मिलेगा तू, ये रहा Cr, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, और ये ओ टकला नेगेटिव, ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर आएगा, सब में पार्शियल डबल बॉन्ड लाइक करेक्टर है, जबकि ये तो सिंगल ही बॉन्ड है हरदम। तो ये 179 pm है, 163 pm है। आई सपोज दैट सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, मैंने बता दिया। सोडियम डाइक्रोमेट का क्यों प्रयोग नहीं करते, पानी को चूस लेता है वो, याद है। ये बॉन्ड एंगल 126 डिग्री का, याद रखना। सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सोडियम सॉल्ट हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन द वाटर, याद रखना बेटा। अब सुनो, जो K2Cr2O7 है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, तो चूंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है तो कई चीजों को ऑक्सीडेशन करा देता है। ये आ गया एकदम सिंपल सिंपल स्टार, सरल सरल लिटिल स्टार, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ले भैया, आयोडाइड को काय में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा। क्लोराइड को काय में कन्वर्ट कर देगा, Cl2 में कन्वर्ट कर देगा। और ब्रोमाइड को काय में कन्वर्ट कर देगा, Br2 में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्राइट को काय में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। Sn+2 को काय में कन्वर्ट कर देगा, Sn+4 में कन्वर्ट कर देगा। बोलो आ रहा है समझ में? H2S को काय में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर में। सबका ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है बेटा। सल्फाइड होता तो काय में कन्वर्ट कर देता, उसको भी सल्फर में कन्वर्ट कर देता। और Fe+2 को काय में कन्वर्ट कर देगा, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा, और खुद काय में जाएगा, खुद +6 से +3 में चला जाएगा। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, याद रखना भैया। चलो इसको अब मिटा देते हैं झटाफट फटाफट, अपने टाइम को बढ़िया से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ओके चलो। ओ ठीक है, अब हम आते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 पे। इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सरल है। यदि देखा जाए तो मेरे पास पाइरोल्यूसाइड MnO2 है, KOH और O2 की मदद से इसको ऑक्सीडाइज करके +6 में ले जाऊंगा, ठीक है। KOH के साथ फ्यूज करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, +6 में जाएगा, +6 में एसिडिक मीडियम में रखो, डिस्प्रपोर्शन हो जाएगा। बोलो हाउ, ये +7 में गया है, +4 में गया, जल्दी से याद कर लो बेटा। MnO2 को फ्यूज किया जाता है KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, K2MnO4 +6 में मिलता है। MnO4 नेगेटिव नेगेटिव को एसिडिक मीडियम में रखते हैं, प्लस डिस्प्रपोर्शन हो जाता है, ये +4 और +7 में चला जाता है। एक तरीका और है MnO2 नेगेटिव को कन्वर्ट करने का। एक तो ये आपने फ्यूज किया था KOH के साथ, आप फ्यूज KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर और KNO3 भी कर सकते हो। इधर आपने O2 लिया था, एयर और KNO3 लिया, तो वही बात आई MnO4 नेगेटिव नेगेटिव। देखो ये रिएक्शन सेम ही है बेटा। यहाँ पे आपने एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शन कराया, यहाँ पे आप क्या करो, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दो। MnO4 2 नेगेटिव है ना, उसको उठा करके MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो। क्या होगा, ये MnO4 2 नेगेटिव ये कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे जाएगा, एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। एनसीईआरटी लगभग लगभग मैंने आपको इसकी पढ़ा दी है। जरा सा रुक जाएं, बस 5 मिनट का काम बचा हुआ है इसका। ये रहा, नाउ
इन द लेबोरेटरी अब मैंगनीज 2 आयन सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पर ओके ठीक है, ये ऑक्सीजन इसको दे देगा तो MnO4 नेगेटिव में चला जाएगा, है ना बेटा। याद ऐसे रखना है अपन को कि Mn++ को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, Mn++ को ऑक्सीडाइज कर रहा है H2O8, इसमें वो नेगेटिव होता है, याद करो, थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बनाया था परऑक्सी लीकेज होता है, ऑक्सीजन यहाँ ट्रांसफर कर देगा +7 में ले जाएगा, बस मोटा मोटा याद करना है। इसके बाद में KMnO4 जो है यदि उसको आपने हीट कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हीट करने पर ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, ये काय में था +7 में था, ये काय में गया +6 और +4 में गया। नॉर्मली जिन ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन खूब सारा होता है ना, उनको हीट करो तो ऑक्सीजन दे देते हो। K2Cr2O7 को भी हीट करोगे तो ऑक्सीजन दे देगा +3 में, समझ ला। KMnO4 को भी हीट करोगे तो ऑक्सीजन दे देगा +7 में, KClO3 को हीट करोगे ऑक्सीजन देगा, KCl में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ये मिटा दिया मैंने यहां से, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इट हैज टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट इज इंटेंस कलर। ओके, इसमें इंटेंस कलर होता है, इसका कलर किसके कारण होता है वो मैं आपको बता दूं, जल्दी से देख लो बेटा। ये है MnO4 नेगेटिव। अब कई बच्चे सोचते हैं DD ट्रांजिशन कारण, बिल्कुल नहीं, ये लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कारण। क्या हो रहा है, ये लिगैंड है, O नेगेटिव हाइयर मतलब लार्जर साइज का होगा एज कम्पेयर टू Mn+7, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर जाएगी तो लिगैंड से मेटल जाएगा हाइयर लेवल से लोअर लेवल पे, तो एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसके कारण हमको कलर दिखाई देगा। बोलो हाउ? सो दिस इज अ टाइप ऑफ मेटल लिगैंड चार्ज ट्रांसफर ड्यू टू विच वी सी इंटेंस कलर। तो चार्ज ट्रांसफर या मेटल लिगैंड चार्ज ट्रांसफर के कारण हमको कलर देते हैं दिखाई। और कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमें यहाँ पर लिगैंड टू मेटल उल्टा लिख दिया मैंने, ये लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, LMCT है, LMCT है, लिगैंड टू मेटल, क्योंकि लिगैंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर हुआ है। कार्बोनिल कंपाउंड के जो कलर होते हैं उनमें मेटल से लिगैंड की तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है। याद करो बेटा, मिडिल वाला जो रहता है, बैक बॉन्डिंग जब होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करता है, वहां पे मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर का कलर होता है, यहाँ पर लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का कलर होता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है बेटा। तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई है। यदि हम देखें MnO4 नेगेटिव में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक होगा, जबकि MnO4 2 नेगेटिव में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इसके बाद में यदि देखा जाए तो कलर जो होता है, मैग्नेट का जो कलर होता है ग्रीन कलर होता है MnO4 नेगेटिव का, और जो परमैग्नेट का कलर होता है वो जो होता है वो होता है वायलेट टाइप का, मतलब है ना, उस टाइप का कलर होता है उसका। खैर आगे बढ़ते हैं अपन। इंटेंस कलर, ठीक है, हो चुका है ये सब, है ना, और कुछ बात नहीं है। पर्पल कलर, वही मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, पर्पल कलर होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको हीट कर दिया है, डिस्प्रोपोर्शन हो सकता है, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, दोबारा बात नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं फाइनल इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर पे बच्चों। तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है KMnO4 का, एसिडिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, इनमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर का काम करता है। एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर 5 होता है, न्यूट्रल मीडियम में 3 होता है, हाईली अल्कलाइन मीडियम में वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। यदि एसिडिक मीडियम में देखा जाए तो एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव जो होता है वो कन्वर्ट Mn++ में होता है, वैलेंसी फैक्टर 5 होता है। यदि न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में देखा जाए तो MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि हाईली अल्कलाइन मीडियम में देखा जाए तो MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर 5 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ पर 1 होता है। स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम दिया तो 3 लगाना, हाईली अल्कलाइन मीडियम दिया तो 1 लगाना है। यदि अल्कलाइन मीडियम सिर्फ दिया और उसने हाईली और स्लाइटली नहीं बताया और 5, 3 और 1 तीनों ऑप्शन में है तो फिर 1 लगाना। नाउ लेट अस डिस्कस इट फर्दर मोर, आगे बढ़ जाते हैं अपन। द फुल रिएक्शन, ओके जल्दी से ये बता देते हैं, जल्दी से फटाफट, और इसको एंड करते हैं बेटा। देखो एसिडिक मीडियम की हम बात कर रहे हैं, तो MnO4 नेगेटिव जो होता है एसिडिक मीडियम में, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो किस किस का ऑक्सीडेशन करा देता है जल्दी से देख लो आप। आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, Sn+2 को Sn+4 में कन्वर्ट कर देगा, SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर देगा जो कि H2SO4 में चला जाएगा, H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। ये सारी रिएक्शन वो करा सकता है। ये सारी रिएक्शन सिर्फ ये नहीं कराता है K2Cr2O7 O3 मतलब ओजोन HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, ये सारे ये वाली रिएक्शन सिमिलर टाइप की करवाते हैं, ठीक है बेटा। ओके अब एक आध लास्ट रिएक्शन बस बची हुई है,
उसके बाद ये चैप्टर डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, एफ ब्लॉक बच जाएगा, वो मैं आज नहीं कर पाऊंगा। जल्दी से देख लो बेटा, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। ओके, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओ। ओके, इन न्यूट्रल ऑफ की एल्कलाइन सोल्यूशन MnO4 नेगेटिव आयोडाइड को IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट करता है। ये एक अकेली जगह जहां पे आयोडाइड IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, बाकी सब जगह आयोडाइड I2 में कन्वर्ट होता है। तो आयोडाइड IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है इन फेंटली एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम। इसके अलावा थायोसल्फेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है सल्फेट में, क्योंकि ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। करेक्ट है, तो ये +2 से +6 में चला गया, सल्फर +2 से +6 में चला गया। यहाँ पर आपके पास क्या है, Mn+2 Mn+7 में मीडियोकर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में चला गया आपस में रिएक्ट करके। तो ये था बेटा डी ब्लॉक, जो अब तक मैंने आपको पढ़ा दिया। आई सपोज दैट कि आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। एप ब्लॉक यदि मुझे टाइम नेक्स्ट बार मिलेगा तो मैं एप ब्लॉक आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा। आज के लिए विराम लेते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।